आप सभी को नमस्कार। करंट अफेयर्स का जो सेशन आपका मई माह के लास्ट सप्ताह में बाधित था, उसको पुनः एक बार फिर से नए सिरे से शुरू किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। कुछ बदलाव किए गए हैं इसमें और उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बदलाव पसंद भी आएगा। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि सबसे पहले सेशन का जो टाइमिंग है रात्रि 11 बजे आपको मिलता था, उसी समय पर मिल रहा है और इसी समय पर मिलेगा। दूसरी बात, इस सेशन में सबसे पहले अब कुछ प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए पुराने करंट अफेयर्स एक पंक्ति में जोड़े गए हैं। सबसे पहले हम उनको देखेंगे, इसके बाद जो आपका दैनिक करंट अफेयर्स चल रहा है वो हम देखेंगे और साथ ही साथ इस सीरीज के लास्ट में एक प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा और उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आप उस प्रश्न के बारे में बता सकते हैं उतनी बताइएगा। जिसका सबसे बेस्ट उत्तर रहा होगा उसको अगले दिन मैं बताऊंगा कि किसका सबसे बेस्ट था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इस विशेष सेशन की। और जैसे कि मैंने बोला कि इसमें 3 भाग हैं। तो सबसे पहले पहला भाग, जिसमें हम विभिन्न रूप से यदि महत्वपूर्ण रूप से देखें तो यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, कुछ आयोजनों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। सबसे पहले उनके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे पहला कि 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेज़बानी कौन करेगा। 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेज़बानी कौन करेगा? ये मेज़बानी करेगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है, इसका आयोजन कहाँ होगा? दूसरा बोला जा रहा है इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा मुंबई, महाराष्ट्र में। कब हुआ है इसका आयोजन? 18 से 21 नवंबर 2022 के बीच इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो ये याद रखना है आपको कि 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की जो मेज़बानी है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया करेगा और यह आयोजन वर्ष 2022 के नवंबर माह में होगा। कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसका केंद्रीय विषय क्या होगा? जब कोई आयोजन पूछा जाता है आपकी परीक्षा में या कोई आयोजन होता है तो उसका जो आदर्श वाक्य होता है, जो उसका केंद्रीय विषय होता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर यदि हम इस आयोजन के केंद्रीय विषय की बात करें तो ये है बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, ये इसका आप कह सकते हो आदर्श वाक्य है। आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट यहाँ पे बात हो रही है देविका परियोजना की। ठीक है, पुराना है, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, देविका परियोजना कई बार बताया गया है आपको। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देविका परियोजना जो है कि कब तक पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो आपको बता दें कि जो देविका परियोजना है इसके जून 2022 तक पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ साथ यदि पूछ लिया जाए कि यह परियोजना किस नदी पर बन रहा है तो आपको बताना है यह परियोजना देविका नदी पर बन रहा है। यह परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह परियोजना आपके जम्मू और कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो 2 फैक्ट आपने देख लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बोला गया है प्रथम भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की यात्रा कब प्रारंभ होगी? तो प्रथम भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की जो यात्रा है ये 21 जून 2022 से प्रारंभ होगी। इस ट्रेन की 18 दिवसीय यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी? तो इस ट्रेन की जो यात्रा है ये सफदरगंज स्टेशन है नई दिल्ली, वहाँ से प्रारंभ होगी। यदि आपसे पूछ लिया जाए यह ट्रेन किस सर्किट पर यात्रा करेगी तो यह ट्रेन जो है ये रामायण सर्किट पर यात्रा करेगी, याद रखिएगा। तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जो है ये किस सर्किट के लिए चलाई जा रही है? ये रामायण सर्किट के लिए चलाई जा रही है। और रामायण सर्किट में मतलब रामायण से जुड़े जो हमारे प्रमुख स्थान हैं, जो हमारे पवित्र स्थान हैं, उनको इस ट्रेन के माध्यम से इस सर्किट में जोड़ा गया है और ये जो ट्रेन है उन्हीं सर्किट की यात्रा पूरी कराएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का प्रथम FCT फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला FCT या फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है वो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। कब किया गया?
4 मई 2022 को। अगला है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। कब? 24 अप्रैल से 3 मई तक। ठीक है, खेलो इंडिया गेम महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? इसका पहला आयोजन ओडिशा में हुआ था, भुवनेश्वर में। ये आपको याद रखना है, वर्ष 2022 में। वर्ष 2021 में कोविड के चलते नहीं हो पाया था, अब जाकर वर्ष 2022 में बेंगलुरु में पुनः आयोजन हुआ है। अब इसमें बोला जा रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का ओवरऑल विजेता कौन रहा? तो इसका ओवरऑल विजेता रहा जैन यूनिवर्सिटी। याद रखना, जैन यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का ओवरऑल विजेता रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स एक पंक्ति में, इसके बाद आज के प्रश्नों की चर्चा प्रारंभ होगी। अगला है 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है ये 29 मई से लेकर 4 जून तक किया जाएगा। ये आपको याद रखना है, कहाँ पर किया जाएगा आगे हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, अगला है भारत की प्रथम जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थापित की गई है? ओडिशा में स्थापित की गई है। कब? मई माह में। ठीक है, अब बात आ जाती है आज के प्रश्नों की। तो अब एक एक करके आज के प्रश्नों को देखते हैं। रिकैप में उतनी चीज़ें हमने देखी हैं और उम्मीद करता हूं कि जो फैक्ट इनमें से आपको नहीं पता होंगे वो आप देख लेंगे, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, PDF के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। साथ ही साथ जो आपका मोबाइल ऐप है आज़ाद BPSC का मोबाइल ऐप है, आज़ाद BPSC के मोबाइल ऐप में एक ग्रुप बना होगा करंट अफेयर्स का, वहाँ पर भी ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो PDF आप रखिएगा क्योंकि PDF आपके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ से एक एक करके हम प्रश्नों को देखते हैं। बोला जा रहा है इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF किस देश की पहल है? एक नई पहल है IPEF, तो वही बोला जा रहा है कि IPEF किस देश की पहल है? चलें बताएं। 4 विकल्प आपके पास हैं, जापान, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। जापान, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो IPEF किसकी पहल है ये आपको बताना है। और आपको बता दें IPEF जब शुरू की गई तो उसी दौरान IPMDA ये भी पूछा जा सकता है, IPMDA किसकी पहल है ये भी शुरू की गई। तो दोनों एक ही आयोजन में शुरू की गई। और IPMDA के फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि किस देश ने इसकी शुरुआत की है। तो आपको पता होगा अभी हाल ही में क्वाड समूह की बैठक आयोजित की गई थी। और क्वाड समूह की जो बैठक थी कहाँ पर आयोजित की गई थी? जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की गई थी। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की गई थी। और आपको पता है कि क्वाड के सदस्य देशों में यदि हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है, ठीक है, जापान आता है और अमेरिका आता है। ये 4 देश जो हैं ये क्वाड के संस्थापक सदस्य हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि अभी हाल ही में क्वाड की जो बैठक थी ये टोक्यो में आयोजित की गई थी, जापान की राजधानी में। और वहीं पर टोक्यो में ही अमेरिका ने इन 2 पहलों की शुरुआत की है, जिनमें एक का नाम है IPEF और दूसरे का नाम है IPMDA।
तो दोनों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसने शुरू किया है ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, क्वाड की बैठक में जो है एक छात्रों के लिए, विशेष रूप से छात्रों के लिए एक फेलोशिप भी शुरू की गई है, जिसको बोला है क्वाड फेलोशिप। और क्वाड फेलोशिप क्या है? क्वाड फेलोशिप के अंतर्गत क्वाड के जो सदस्य देश हैं, इनके 100 छात्रों को, प्रत्येक देश से 100 छात्रों को जो है अमेरिका में पढ़ने के लिए यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी, छात्रवृत्ति मिलेगी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए भारत के वैक्सीन प्रोग्राम को यहाँ पर $100 मिलियन दिए गए हैं। क्वाड से $100 मिलियन जो है वो भारत को मिला है वैक्सीन प्रोग्राम के लिए, यह आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें 4 सदस्य देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। और इसमें से जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है एंथनी अल्बनीज। क्या नाम है? एंथनी अल्बनीज। ठीक है, एंथनी अल्बनीज जो है यही क्वाड में भाग लेने गए थे और ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं, लेबर पार्टी के हैं। और लेबर पार्टी काफ़ी समय बाद, लगभग 11 सालों के बाद सत्ता में आई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो पार्टी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? देखो टाइपिंग एरर बहुत है, तो टाइपिंग एरर को इग्नोर करना है, जो आप समझ सकते हैं वहां समझ जाइएगा। ठीक है, विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? बताएं, विश्व कछुआ दिवस किस तारीख को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? देखो कछुआ दिवस की यहाँ पे बात हो रही है और आपको बता दें एक गैर सरकारी संगठन है जो ये मनाता है। और इस बार इनकी जो आप कह सकते हो आदर्श वाक्य या इनका जो आदर्श वाक्य था वो था सेलिब्रेटे। ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सेलिब्रेट, तो उसी तरह से सेलिब्रेट जो है ये इसका थीम रखा गया इस बार के विश्व कछुआ दिवस के। और विश्व कछुआ दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं पूरे विश्व में बहुत सारे प्रकार के कछुए मिलते हैं, जिनमें से कुछ कछुए की जो प्रजातियां हैं आज दुर्लभ हैं, आज देखने को नहीं मिलती, कई सारी विलुप्ति के कगार पे हैं, कई सारी विलुप्त हो गई हैं। तो उसी के लेकर जागरूकता के प्रसार के लिए दिवस मनाया जाता है। और भारत के संबंध में जो अक्सर कछुओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है वो ओलिव रिडले कछुए से संबंधित पूछा जाता है। ओलिव रिडले कछुए जो हैं ये भारत में आते हैं और भारत में प्रजनन करते हैं। भारत में एक तट है जो ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर है, ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर। ठीक है, गाहिर माथा बीच आपने सुना होगा, गाहिर माथा बीच। तो ये जो गाहिर माथा बीच है, ये जो ऋषिकुल्या नदी का मुहाना है, इसी जो कुछ किलोमीटर ये लंबी पेटी है, यहीं पर ओलिव रिडले कछुए आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको अवश्य पता होना चाहिए कि ओलिव रिडले कछुए जो हैं ये प्रजनन के लिए भारत के किस राज्य में आते हैं। तो ये राज्य आपका है ओडिशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, क्वाड समिट 2022 का मेजबान शहर कौन सा रहा है? चलें जवाब दीजिएगा, तुरंत जवाब आना चाहिए, 1 सेकंड में इसका जवाब आना चाहिए। क्या बोला जा रहा है? क्वाड समिट 2022 का मेजबान शहर कौन सा रहा है? अभी मैंने आपको बताया कि क्वाड का आयोजन जो है टोक्यो में किया गया। टोक्यो जापान की राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो जापान की मुद्रा है येन। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, ये आपको पता ही होगा। साथ ही साथ जब आप जापान की बात करते हो तो जापान के 2 शहर, एक है नागासाकी और दूसरा शहर है हिरोशिमा। इन दोनों पर परमाणु बम गिराया गया था और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो कौन सा था, उसका नाम क्या था। हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या था।
साथ ही साथ वो दिवस कौन सा था जिस दिन को, अगस्त माह की जिस दिन को यहाँ पे ये परमाणु बम गिराया गया था, ये भी पूछा जाता है। क्योंकि नागासाकी दिवस उसी दिन मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस उसी दिन मनाया जाता है। तो ये आज आपका पहला होमवर्क है कि आप बताओगे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर कौन से परमाणु बम गिराए गए और किस दिवस को हिरोशिमा दिवस और नागासाकी दिवस मनाया जाता है। नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका जवाब कल की कक्षा में आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि जापान मुख्यतः द्वीपीय देश है और 4 द्वीपों पर फैला है। कौन कौन से द्वीप हैं? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये 4 द्वीप हैं जिन पर ये फैला है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व चैंपियन यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग पे एरर है, सही कर लीजिएगा, मैग्नस कार्लसन, क्या है? मैग्नस कार्लसन को 3 महीने में दूसरी बार हराया है। हालांकि ये कोई टूर्नामेंट नहीं था वैश्विक स्तर का, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि विश्व चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, उनको हराना अपने आप में दिखाता है कि आप में काबिलियत है। तो किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को 3 महीने में दूसरी बार हराया है? इनका नाम आपको बताना है, इनमें से कौन से हैं। चले जवाब दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, फास्ट जवाब दीजिए इसका। देखो इनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, ठीक है, प्रज्ञानंदा। ठीक है, तो रमेश बाबू प्रज्ञानंदा इनका नाम आपको याद रखना है। और आपको बता दें जब बात हो रही है ग्रैंड मास्टर की, तो पुरुषों में यदि हम देखें तो भारत में कुल 73 ग्रैंड मास्टर हैं। यदि महिलाओं की यहाँ पे हम बात करें तो महिलाओं में कुल 23 ग्रैंड मास्टर अभी तक हैं भारत में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बात हो रही है मैग्नस कार्लसन की, तो मैग्नस कार्लसन का जो संबंध है वो है नॉर्वे से। और नॉर्वे के बारे में पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि चीन में जो हुआ था विंटर ओलंपिक, चीन के विंटर ओलंपिक में सबसे ज़्यादा जो पदक जीता था वो नॉर्वे ने जीता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये पूछ लिया जाए कि चीन में विंटर ओलंपिक किस शहर में हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा कि विंटर ओलंपिक चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। तो जो बीजिंग में विंटर ओलंपिक हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा पदक नॉर्वे ने जीता था। और नॉर्वे के ही शतरंज के खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, जो आज की तिथि में विश्व चैंपियन है। इसको बताइएगा, केंद्र ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित निर्माणाधीन रामबन सुरंग के ढहने की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है? बताएं, ये समिति का जो गठन किया गया है कहां पर किया गया है? केंद्र ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित निर्माणाधीन रामबन सुरंग के ढहने की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है, आपको बताना है। मतलब यहाँ बात हो रही है कि ये जो रामबन सुरंग है ये कहाँ पर, किस हाईवे पर बनाई जा रही थी, बताएं, रामबन सुरंग। और आपको बता दें इसकी समिति की जो एक जांच के लिए एक समिति भी बनाई गई है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रोफेसर जेटी साहू, इनका भी नाम आपको याद रखना है। जेटी साहू इस जो निर्माणाधीन रामबन सुरंग थी जो ढह गई, इसकी जांच कर रहे हैं कि कारण क्या था, ये भी आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर बन रही थी, तो आपको बता दें ये बन रही थी जम्मू श्रीनगर हाईवे पर। ठीक है, तो ए विकल्प आपका सही उत्तर है, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यह सुरंग आपकी बन रही थी। यहाँ पे बात हो रही है सुरंग की, टनल की, तो आपको बता दें भारत में एक सुरंग और अभी बन रही है जिसका नाम है T49। और T49 की यदि हम बात कर लें तो T49 भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग होगी और इसकी जो लंबाई है ये लगभग 12.7 किलोमीटर है, लगभग 12 किलोमीटर आप कह सकते हो लंबी सुरंग ये है। और इसका नाम है T49। इससे पहले कौन सी थी, तो इससे पहले पीर पंजाल सुरंग थी, पीर पंजाल। और पीर पंजाल की जो लंबाई थी 11.2 किलोमीटर थी।
और ये आप कह सकते हो अब दूसरे स्थान पर हो गई है। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो है T49, दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो है पीर पंजाल। दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे आपने देखा कि बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। और आपको बता दें यहाँ पे एक पंचायत है जिसका नाम है पल्ली पंचायत, जम्मू कश्मीर की पल्ली पंचायत। पल्ली पंचायत क्यों चर्चा में है? पल्ली पंचायत इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह भारत की कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है पल्ली पंचायत, और ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यह भी आप नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर राज्य में एक और ऐप जो है वो बनाया है, उसका नाम है जन निगरानी ऐप। तो जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पल्ली पंचायत हो गया, जन निगरानी ऐप हो गया, इसके साथ साथ प्रोफेसर जेटी साहू हो गए। क्यों याद रखना है इनको? जेटी साहू को इसलिए याद रखना है क्योंकि रामबन सुरंग जो ढही है उसकी जांच इन्हीं की अध्यक्षता में की जा रही है। अब यूपी के दशहरी आम को देश विदेश में किस ब्रांड द्वारा बेचा जाएगा? चलो बताएं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आम के मामले में यदि हम देखें तो आप कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य है जहां पे सबसे ज़्यादा आम उगाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश ही। और उत्तर प्रदेश का जो योगदान है यदि हम देखें, लगभग भारत में जो आम उगाए जाते हैं उसमें लगभग 63% जो योगदान है वो उत्तर प्रदेश का होता है। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि यूपी के दशहरी आम को अब देश विदेश में किस ब्रांड द्वारा बेचा जाएगा। आप जान रहे हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से प्रत्येक जिले को जो है कुछ ना कुछ उत्पाद मिल रहा है जिससे वहाँ के स्थानीय कारीगरों को उसमें रोजगार मिल सके। अब यहाँ पे दशहरी आम की बात हो रही है तो आपको बता दें ये बेचा जाएगा काकोरी ब्रांड से। किस नाम से बेचा जाएगा? सी विकल्प काकोरी ब्रांड से बेचा जाएगा। आम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ से है? तो यह है मलिहाबाद। ठीक है, मलिहाबाद। यहाँ विभिन्न प्रजातियाँ मिलती हैं। यहाँ पे एक किसान भी हैं जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है आम की फसलों के संदर्भ में। तो काकोरी ब्रांड से बेचा जाएगा। अब काकोरी से कुछ आपको याद आया? काकोरी ट्रेन लूट कांड अभी तक आप पढ़ते रहे होंगे और उत्तर प्रदेश ने उसका नाम बदल कर दिया है काकोरी एक्शन डे। काकोरी एक्शन डे, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि लूट जो कांड था उसका नाम बदल कर अब कर दिया काकोरी ट्रेन एक्शन डे। तो काकोरी ट्रेन एक्शन डे आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में काकोरी ट्रेन लूट कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि काकोरी ट्रेन लूट कांड में जो है राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, अशफाक उल्ला खां हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए। इस प्रकार से बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जो है या तो फांसी की सज़ा दी गई या तो उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई या काला पानी की सज़ा सुनाई गई। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है बागपत, और बागपत में भी आम की एक प्रजाति बहुत चर्चा में है जिसका नाम है रतौल, और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। तो याद रखना है, रतौल आम आपसे पूछा जाए तो आपको कहाँ पहुँचना है? बागपत पहुँचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवसीय अनिवार्य मंकी पॉक्स क्वारंटाइन शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? मंकी पॉक्स क्वारंटाइन शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? वह देश कौन सा है जहां पर मंकी पॉक्स क्वारंटाइन शुरू कर दिया गया है? आपको बता दें ये जो देश है ये देश वैश्विक संस्थाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इस देश में यूरोपियन कमीशन का हेडक्वार्टर है, इस देश में नाटो का हेडक्वार्टर है, इस देश में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर है, और यदि हम बात करें तो इस देश में आपको देखने को मिलता है वर्ल्ड कस्टम का भी हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड कस्टम का भी हेडक्वार्टर है। और आपको बता दें ये सारे के सारे जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे?
वो देखने को मिलेंगे ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ पे है? ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी, तो ब्रुसेल्स में देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब है इसका सही उत्तर क्या है? बेल्जियम। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया यूरोपीय कमीशन, तो याद रखिएगा यूरोपीय यूनियन अलग शब्द है और यूरोपीय कमीशन अलग शब्द है। अब यहाँ पे इसके बारे में डिटेल बात हम क्यों कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूरोपीय कमीशन की जो प्रमुख हैं इनका नाम आपको याद होना चाहिए। इनका नाम है अर्सुला, नाम याद होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, अर्सुला वान डेर लेथम। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है अर्सुला वान डेर लेयन। क्यों याद रखना है? क्योंकि अर्सुला वान डेर लेयन जो कि यूरोपीय कमीशन की प्रमुख हैं, ये भारत आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि भारत में एक रायसीना डायलॉग होता है और रायसीना डायलॉग में ये मुख्य अतिथि के रूप में आई थी, चीफ गेस्ट के रूप में आई थी। तो इनका भी आपको नाम याद रखना है। पूछा जा सकता है कि भारत में रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया, तो आपको याद रखना है अर्सुला वान डेर लेयन। और ये क्या हैं? ये यूरोपीय कमीशन की प्रमुख हैं और यूरोपीय कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको ब्रुसेल्स में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाई और किस शहर में उनकी प्रतिमा को जो है अनावरण किया गया? बोला जा रहा है कि हाल ही में राजा राम मोहन राय की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है उनकी 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में। तो ये जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है ये किस शहर में किया गया है, यही आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा, प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? जवाब दीजिएगा। राजा राम मोहन राय की बात हो रही है तो आपको जवाब देना है। चले बताएं। देखो, ये प्रतिमा का आयोजन किया गया कोलकाता में। कहाँ पे किया गया? कोलकाता। कोलकाता कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है और साथ ही साथ ये हुगली नदी के तट पर है। किस तट पर है? हुगली नदी के तट पर है, यह भी आपको याद रखना है। अब राजा राम मोहन राय की बात हो रही है तो राजा राम मोहन राय ने विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की थी और सबसे पहले 1814 में एक संस्था स्थापित की थी जिसका नाम था आत्मीय सभा। ये आपको पता होना चाहिए, आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में इन्होंने की थी। फिर 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1828 महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि इस दौरान ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ये आपको पता होना चाहिए, ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की 1828 में। 1829 ईस्वी में इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। 1829 ईस्वी में, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय जो है ये 2 पत्रिकाओं को भी संपादन का कार्य करते थे, जिनमें एक था संवाद कौमुदी और ये बांग्ला भाषा में हुआ करता था, और एक दूसरा था मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा में निकलती थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यहाँ पे एक सांप की नई प्रजाति का नाम लिखा गया है और बोला गया है कि ये जो सांप है ये कहाँ पर खोजा गया, तो बताएं। चले बताएं, मायाज पिट वाइपर ये कहाँ पर खोजा गया है, आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा। देखो, ये जो खोजा गया है ये खोजा गया है उमरोई में। उमरोई अक्सर याद होगा, कई सारे हमारे सैन्य अभ्यास होते हैं जो उमरोई में होते हैं। उमरोई एक मिलिट्री स्टेशन है और कहाँ पे है? ये मेघालय में है। तो ये मेघालय में खोजा गया, मेघालय के
उमरोई में खोजा गया, ये आपको पता होना चाहिए। अक्सर इस तरह के प्रश्न आपकी स्टेट लेवल की परीक्षाओं में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इसको बताएं। संगीत अकादमी ने 2020 से होगा 2020 से 2022 की अवधि के विभिन्न कलाकारों को संगीत कला निधि और अन्य पुरस्कारों की घोषणा की। ये पुरस्कार किस मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किए जाएंगे? यहाँ पे बोला जा रहा है कि संगीत कला अकादमी जो है उसने अपने पुरस्कारों की घोषणा की है, जो इनके वार्षिक पुरस्कार होते हैं। क्योंकि कोविड के कारण ये स्थगित हो गया था, तो 2020 से लेकर 2022 तक के लिए इन्होंने घोषणा की है। तो ये जो पुरस्कार घोषित किए गए हैं, इसको किस मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किए जाएंगे? कौन सा मुख्यमंत्री संबंधित कलाकारों को ये पुरस्कार देगा? शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, MK स्टालिन? बताएं। जवाब दीजिएगा। इसका उत्तर है MK स्टालिन। MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा संगीत अकादमी पुरस्कार दिए जाएंगे। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न कह रहा है, मंगल ग्रह पर नासा के मिशन का क्या नाम है जिसे ऊर्जा खत्म होने के कारण बंद करने की योजना है? वह मिशन कौन सा है जो ऊर्जा खत्म होने के कारण बंद होने के कगार पर है? बताएं। आपको बता दें, ये मिशन जो है 2018 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 2018 में भेजा गया था। और इसमें क्या हो गया? इसमें जो लैंडर था उसका जो सोलर पैनल था, ये सोलर पैनल पूरी तरह से धूल से ढक गया है। और धूल से ढके होने के कारण ये प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा, जिससे इस लैंडर को जितनी ऊर्जा चाहिए संबंधित गतिविधियों के लिए वह नहीं मिल पा रही है। और इसी के चलते नासा ने अब इसको समाप्त करने का, इस मिशन को बंद करने की योजना बनाई है। और इस मिशन का नाम था इनसाइट मिशन। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पे बात हो रही है नासा की, तो आप जानते हैं नासा जो है ये USA की स्पेस कंपनी है। और आप जानते हैं कि नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ आप यह भी जानते हैं कि वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि अमेरिका में नासा के अलावा भी 2 अंतरिक्ष कंपनियां हैं, जिनमें है एक स्पेसएक्स और एक दूसरी है ब्लू ओरिजिन। तो दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्पेसएक्स वही कंपनी है जिसके रॉकेट फॉल्कन का प्रयोग नासा अक्सर करता है। बहुत ही पावरफुल रॉकेट माना जाता है। और स्पेसएक्स एक इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की कंपनी है, टेस्ला की ही सहायक कंपनी है। यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है? प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? बात हो रही है यूनिसेफ की। यूनिसेफ का मतलब है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और यहाँ पे यूनिसेफ की बात हो रही है, तो ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि एक रेडियो जॉकी थे, विशेष रूप से ये कश्मीर से संबंधित थे। और इन्होंने क्या किया, क्योंकि रेडियो जॉकी थे तो बहुत सारे लोग इनको सुनते रहे होंगे, तो इन्होंने क्या किया, दक्षिण कश्मीर से संबंधित ये रेडियो जॉकी थे। इन्होंने क्या किया कि जब कोविड महामारी फैली थी, तो अपने प्रोग्रामों के माध्यम से, जो इनके प्रोग्राम होते थे, उसके बाद ये दर्शकों को, अपने सुनने वालों को जागरूक करते थे। साथ ही साथ इन्होंने वैक्सीन को लेकर भी जन जागरूकता का प्रसार किया अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने रेडियो चैनल के माध्यम से। और उसी को ध्यान में रखते हुए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इनका नाम है RJ उमर। क्या नाम है? RJ उमर। तो याद रखा है, बी विकल्प सही उत्तर है। RJ उमर निसार इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए, कोविड-19 गाइडलाइन का फॉलो करने के लिए लोगों को जागरूक किया
और उसी के संदर्भ में ये पुरस्कार इनको मिला है। दक्षिण कश्मीर से ये संबंधित हैं। हाल ही में ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित था, इसको हटा देते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप लॉन्च किया है? बोला जा रहा है कि आयु ऐप किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है, बताएं। सबसे पहले देखें, आयु ऐप के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो आयु ऐप बताएं क्या है, आपको बता दें, स्वास्थ्य से संबंधित आप कह सकते हो जागरूकता का प्रसार करने के लिए इस ऐप के माध्यम से आप अपने स्वास्थ्य का आकलन कर सकते हैं। और यह ऐप जो है ये जारी किया है कर्नाटक सरकार ने। और कर्नाटक की यदि हम बात करें तो बसवराज बोम्मई जो हैं, ये आप जानते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको एक जानकारी और दे दें पिछले प्रश्न से जोड़कर कि भारत में एक शब्द यूज किया जाता है आशा, ठीक है। और ये जो आशा वर्कर होती हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि WHO द्वारा इनको एक पुरस्कार दिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इनको एक पुरस्कार दिया है। उस पुरस्कार का नाम क्या है, नोट कर लीजिए। इसका नाम है डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022। तो याद रखना है, डायरेक्टर जनरल ग्लोबल लीडर्स हेल्थ अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया जाएगा? भारत की आशा वर्कर को सम्मानित किया जाएगा। और जो आशा वर्कर होती हैं भारत में यदि हम देखें तो 10 लाख से भी ज़्यादा आशा वर्कर आज की तिथि में कार्यरत हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा आशा वर्कर उत्तर प्रदेश में हैं। और आपको बता दें, आशा वर्कर का जो कार्य होता है विशेष रूप से जिस तरह से नर्स का होता है, आप कह सकते हैं कुछ हद तक नर्स के कार्य भी आशा वर्कर कर लेती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती। इनकी जो योग्यता होती है, जो मांगी जाती है, वो 8वीं पास मांगी जाती है, ठीक है। 8वीं पास इनकी योग्यता होती है। तो उस आधार पे जो बेसिक चीज़ें हैं, नर्स के जो बेसिक काम हैं वो ये आसानी से कर लेती हैं। और आज भारत के स्वास्थ्य जो ढांचा है उसमें इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेष रूप से मैटरनिटी के स्तर पर यदि हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रही हैं, ठीक है। हालांकि इनका वेतन बहुत कम है कई राज्यों में, वो चिंता का विषय है और इसके लिए इनके द्वारा आंदोलन भी किया जा रहा है। इसको बताएं, हाल ही में 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे कंट्री ऑफ फोकस चुना गया? बोला जा रहा है कि 17वें मुंबई फिल्म फेस्टिवल में फोकस कंट्री के रूप में किसे चुना गया? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। देखो यहाँ पे टाइपिंग एरर बहुत है, अब इसको आपको इग्नोर करना होता है, ठीक है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा है? देखो यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की यदि हम बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग और इनके पिता का नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, शेख मुजीबुर रहमान। साथ ही साथ बांग्लादेश के बारे में आपको बता दें कि बांग्लादेश का एक एरिया है जिसको बोलते हैं कॉक्स बाजार एरिया। और कॉक्स बाजार एरिया मैंने कई बार बताया है कि रोहिंग्या से संबंधित है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा रोहिंग्या की जो आबादी है यहीं पे रह रही है। और एक द्वीप चर्चा में आया था जिनका नाम था भाषण 4 द्वीप। भाषण 4 द्वीप जो था ये बांग्लादेश के अधीन आता है और बांग्लादेश ने रोहिंग्या को भाषण 4 द्वीप पर बसाना शुरू किया है, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी
हो रहा है। इसके साथ साथ बांग्लादेश में 2 बंदरगाह आपको याद रखना है, चट्टगांव और मोंगला। ये 2 बांग्लादेश के प्रमुख पोर्ट हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आपका होमवर्क आज का दूसरा है कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है वो आप बताओगे, और बांग्लादेश से भारत की जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है वो आपको बताना है। साथ ही साथ आज का प्रश्न ये है, सबको इसका जवाब देना है। क्या बोला जा रहा है? आगामी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आगामी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? UAE में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर किया जाएगा आपको बताना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आप बताओगे, देखो जो सबसे ज़्यादा डिटेल में इसकी जानकारी देगा उसका नाम जो है कल की कक्षा में मैं बताऊंगा, उसके कमेंट को मैं बताऊंगा। क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब आप बताओगे कहाँ पर हो रहा है, तो इसके साथ साथ क्योंकि बात हो रही है वर्ल्ड T20 विश्व कप, तो आप सबसे पहले इसकी गवर्निंग बॉडी होती है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके बारे में बता दोगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके प्रमुख कौन है, इसके बारे में बता दोगे। इसके बाद आप बताओगे कि किस देश में हो रहा है, उस देश से संबंधित जितनी जानकारी आप दे सकते हो, जैसे मुद्रा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष, साथ ही साथ यदि कोई प्रमुख स्थान है तो आप उस देश से संबंधित कितनी जानकारी दे सकते हो, वो सभी के सभी आपको उपलब्ध कराना है। तो आज की ये जो चर्चा थी करंट अफेयर्स की, यहीं पे समाप्त होती है। जिस प्रकार से पूर्व में आपको रात्रि 11 बजे ये कक्षा मिलती थी, आगे भी अब इसी प्रकार से मिलेगी, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। थोड़ा सा बदले हुए स्वरूप में है और आने वाले समयों में इनमें कुछ और बदलाव आपकी परीक्षा की दृष्टि से किए जाएंगे। धन्यवाद।